अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि 25 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में शपथ का कार्यक्रम होगा। देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। उनके नाम को प्रोजेक्ट बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से प्रोजेक्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तीनों दल के जो नेता हैं वो अपने अपने विधायक दल के नेता को चुनेंगे। उसके बाद बैठकर यह तय किया जाएगा कि कौन होगा महायुति का फेस, यानी कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन जिस तरीके की बंपर जीत देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में हासिल की है, भगवा लहराया गया है, फतवे का जवाब अगर भगवा रंग से दिया गया है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वोट जिहाद का जवाब अगर धर्म युद्ध से देना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस, तो उस धर्म युद्ध की आंधी कैसी चली। आंधी ऐसी चली कि जातियों के सारे समीकरण टूट गए, चाहे ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित बाहुल्य सीटें हो, चाहे कुनबी बाहुल्य सीटें हो, हर जगह महायुति ने बंपर जीत दर्ज की है और महाविकास आघाड़ी बहुत पीछे छूट गई। महाराष्ट्र के इन रिजल्ट्स ने कई संदेश दिए हैं। संदेश यह भी दिया गया है कि सिर्फ परिवारवाद की राजनीति को लेकर चलने वाले नेताओं का बोलबाला नहीं होगा, अब बात विचारधारा की भी होगी। वोटर आपकी विचारधारा को लेकर भी आप पर विश्वास करेगा और आपको वोट देगा। ये और योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना था, योगी आदित्यनाथ ने भी बार बार कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। उत्तर प्रदेश की जीत हो या महाराष्ट्र की जीत हो, इस नैरेटिव की और हिंदू एकता का जो एक सूत्रवाक्य दिया गया वो इस जीत में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल साफ है। 25 तारीख को यानी परसों वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह महायुति सरकार का होगा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी अब जरूर चाहेगी मुख्यमंत्री उनका बने और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़े नेता हैं। और दूसरी ओर अजीत पवार इस सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एकनाथ शिंदे की भूमिका के बारे में अभी कुछ साफ साफ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। समीर जी। बिल्कुल, देखिए 2014 के चुनाव के बाद जब देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हुआ तो उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास कई सीनियर लीडर्स थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। देखिए, देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता तो ही, सबसे लोकप्रिय भी नेता है। वो 5 साल कार्यकाल करने वाले महाराष्ट्र के एक लंबे समय के बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरीके से 5 साल कार्यकाल रहा और जब एकनाथ शिंदे आते हैं और पार्टी कहती है कि आपको डेप्यूटी बनना पड़ेगा तो वो सहजता से स्वीकार करते हैं। हालांकि मन में उनको लगा होगा, लेकिन पार्टी के संगठन के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया। लगातार संगठन में काम करते रहे, सरकार का मार्गदर्शन करते रहे, बेहतर सरकार चलाई, सामंजस्य बना के रखा अजीत पवार के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ। और जिस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया 288 सीटों के ऊपर, मुझे लग रहा है कि जीत देवेंद्र फडणवीस की। और जिस तरीके से उन्होंने आखिरी में कहा कि जय भीम जय महाराष्ट्र, जो विदर्भ सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है ये बताता है कि संघ ने किस तरीके से विदर्भ में काम किया। देवेंद्र फडणवीस ने वहां पे जातिगत समीकरणों को कैसे साधा। और जब अब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अब ताकत से बात होगी तो अब वो ताकत से काम करेंगे। ताकत तो उन्होंने अपनी दिखा दी चुनाव परिणाम के द्वारा सब लोगों को। तो देवेंद्र फडणवीस क्या है और देवेंद्र फडणवीस ने भी सेक्रीफाइस किया। अब जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी विजय जी बन गई है, बाकी जो सहयोगी दल हैं जो इस इंजन के साथ मिलकर रफ्तार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पटरी पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने प्रतिद्वंदियों को उन्होंने अच्छे खासे नंबर से हराया है, क्या ये सेक्रीफाइस करने के मोड में आ सकते हैं? देखिए, वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये आपने लिंक खूब ढूंढा सर, जरा बताइए कैसे? वानखेड़े स्टेडियम का मतलब एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह भारतीय जनता पार्टी की उसमें आता है रवायत में। 2014 में ले चुके हैं, 2014 में वहीं पर शपथ ग्रहण वहीं पर हुआ था। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे उस सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जो मैं उनके मिजाज को समझता हूँ। अजीत पवार वहां पर हो सकते हैं, लेकिन मैं एक फोटो देख रहा था जो आजकल अभी चल रही है, वो है द विनर। ये संघ के कार्यकर्ता की फोटो के साथ सब जगह चल रहा है, जिसकी चर्चा नहीं हुई है। और हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आरएसएस ने इस बार बहुत एक्टिव रोल इसमें प्ले किया है, मैनेजमेंट के तौर पर भी, पॉलिसी के तौर पर भी। लगातार जो काम हुआ है उसका एक बड़ा हिस्सा, और उसमें भी सबसे प्रिय जो है देवेंद्र फडणवीस साहब है। और आपने जो कहा कि सबसे पहले वो वोट जिहाद की बात जैसे कर रहे थे, तो बटेंगे तो कटेंगे के नारे को योगी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ही सबसे जोरदार तरीके से रखा। हालांकि उसमें पार्टी के कई नेता सहमत नहीं थे उसके बाद भी, और आज योगी जी का जिक्र भी वो अपने देखिए उन्होंने 2 नेताओं का नाम लिया खास तौर से, एक योगी आदित्यनाथ का, दूसरा पवन कल्याण का। दोनों कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। वो धर्म युद्ध वाला जो बात है, तो उस रास्ते पर वो चल रहे हैं, संतों की बात वो कर रहे हैं।
तो यहाँ पर फिर कुंदरकी की बात मत करना आप। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण नहीं चलेगा, वो धर्म युद्ध के रास्ते पर चलने वाले। हम तो कुंदरकी के बाहर ही नहीं बात कर रहे सर उसकी, आप जो हम तो सीसामऊ नहीं समझ पा, सीसामऊ में नहीं बात कर रहे, आप महाराष्ट्र का ले आए। नहीं, वानखेड़े स्टेडियम के बाद आप लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, ये एक मैसेज है। तो आपके लिए मतलब आपकी नजर से ये अभी लगभग तय माना जाए? मोटे तौर पर मुझे लगता है कि अब इसमें कोई बहुत गुंजाइश नहीं बचती। जी बिल्कुल, इनकी बात से मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि 2014 में उस शपथ ग्रहण में मैं भी था जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने थे, और बहुत ही बड़ा वहाँ पर एक ग्रैंड जो है शपथ ग्रहण समारोह होता। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ खड़से जैसे बड़े जो कद्दावर नेता थे उनको पछाड़ते हुए, उस वक्त भी कोर कमेटी की टीम में यही विनोद तावड़े थे, पंकजा मुंडे थी, तब भी सबसे बड़े नेता गडकरी हाँ, तो उनको सब पछाड़ते हुए उनके ऊपर पार्टी ने विश्वास रखा था, और उन्होंने वसंतराव नाइक के बाद 5 वर्षों की पूरी सरकार उन्होंने चलाई, दूसरे वो मुख्यमंत्री रहे। मतलब महाराष्ट्र के इतिहास में अगर हम यशवंतराव चौहान से शुरू करें और अब तक के एकनाथ शिंदे, तो 5 साल का जो टर्म पूरा करने वाला मुख्यमंत्री है, दूसरी बार ये देवेंद्र फडणवीस ही है। तो बिल्कुल ये बात लगभग तय है कि अब देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो नेता है उनमें से सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही सुबह से बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ही लीड कर रहे हैं। भव्य समारोह होने जा रहा है सचिन, तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्या इतना आसान है सब कुछ सेट कर लेना, एकनाथ शिंदे को सेट कर लेना, या अजीत पवार की क्या भूमिका होगी ये तय कर लेना, या पहले ही सब कुछ हो गया था कि भाई जो बड़ी पार्टी बनेगी, जिसके नेतृत्व में ज्यादा सीटें आएंगी, उसे बड़ी भूमिका दी जाएगी या उसे फेस बनाया जाएगा सीएम का? देखिए, कभी भी सीएम पद को लेकर जिस तरह का विवाद या झगड़े महाविकास आघाड़ी में शुरू से सामने आए, उद्धव ठाकरे दावेदारी करते आए नजर आए, वैसा बीजेपी में महायुति में कभी नहीं हुआ। सभी की एक ही लाइन थी कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। जब उनको पूछा जा रहा था, महाविकास आघाड़ी ने इनके पाले में गेंद डाल दी थी कि आप तो महायुति को पूछो कि सीएम एकनाथ शिंदे को क्यों नहीं बना रहे, तो देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना था कि जो सरकार का मुखिया होता है उसी के अंडर में चुनाव लड़ते हैं, और एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे। ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस को ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आलाकमान है उनसे ये संकेत मिल गए थे, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी के 1 महीने में धुआंधार प्रचार किया, धर्मयुद्ध ये टर्म लाई कि वोट जिहाद का जवाब देना है तो धर्मयुद्ध, वोटों का धर्मयुद्ध छेड़ना पड़ेगा।